कि इस वीडियो में हम लोग को सीखना है अणु संकुल धर्म के बारे में। तो चलिए आज का एक क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले जो है इस चैप्टर पर 11 वीडियो आ चुके हैं, तो उन 11 वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में जो अगर हम बात करेंगे जिसमें अणु संकुल धर्म के बारे में बात करना है, तो इसका डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं कि देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि गुण धर्म यानी गुण के बारे में बात कर रहा है। और कैसे गुण के बारे में, जो निर्भर करता हो अणुओं की संख्या पर। तो वैसे गुण धर्म जो विलेय एवं विलायक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अणु संकुल धर्म। ठीक है। या फिर इसका एक डेफिनेशन जो होता है जो एग्जैक्ट इसको डिफाइन करता है कि वैसे गुण जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या एवं विलेय की कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। ठीक है, उसी को कहते हैं अणु संकुल धर्म। ये विलेय के कणों की प्रकृति पर निर्भर करता नहीं है, मतलब कि ये किस पर निर्भर करेगा, अणुओं की संख्या पर केवल निर्भर करेगा, वह किसका है इस पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब कि एक अणु संकुल धर्म हम ले लेते हैं जैसे वाष्प दाब। वाष्प दाब जो होता है एक अणु संकुल धर्म है, क्योंकि अणुओं की संख्या जितना अधिक ऊपर की तरफ टकराएगा वह क्या करेगा, उतना ही अधिक दाब लगाएगा, वाष्प दाब लगेगा। तो ये वाष्प दाब जो होता है, वाष्प दाब का अवनमन एक प्रकार का अणु संकुल धर्म होता है। यानी कि और ये क्या होगा, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब कि ये NaCl हो विलेय, या फिर चीनी हो, या फिर ग्लूकोज हो C6H12O6 हो, या फिर हमारे पास में यूरिया हो। ठीक है, यूरिया NH2CONH2 यूरिया हो, चाहे कोई भी अगर ठोस के कण हो, जो क्या होते हैं कि अगर ये कोई भी कण होता है तो इसके कण से मतलब नहीं है कि NaCl यूरिया है या कोई है। अगर इसके 10 कण हैं, ठीक है, चाहे 10 मोल है, अगर मान लीजिए मोल में ही ले लेते हैं, तो 10 मोल NaCl हो, या फिर 10 मोल ग्लूकोज हो, या फिर 10 मोल यूरिया हो, ये तीनों के लिए अणु संकुल धर्म क्या होगा, समान होगा। यह केवल किस पर निर्भर करेगा, अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा, या उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। और ये होता क्या है, यह हमेशा होगा कि ये विलयन के उपस्थित कुल कणों का संख्या किसके, विलयन के का, और साथ में विलेय के कणों की संख्या का क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत कि अणु संकुल धर्म क्या है। तो अणु संख्या मतलब कि वो गुण जो किस पे निर्भर करता है, अणुओं की संख्या पर। जैसे कि यहाँ पर विलेय के कण की संख्या अगर 10 है 20 है, तो उसके हिसाब से वो बदलेगा मान को। ठीक है। अगर इसमें बात किया जाता है कि अणु संकुल धर्म होते कितने हैं, तो अणु संकुल धर्म टोटल 4 होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक का मतलब सापेक्ष में, ठीक है, और अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। जैसे कोण देखे है ना, उन्नयन कोण अवनमन कोण, वैसे ही अवनमन का मतलब क्या होगा, कमी। यानी कि वाष्प दाब में सापेक्षिक मतलब कि पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, कमी होगी। ठीक है। जैसे ही विलेय के कणों की संख्या अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो वाष्प दाब क्या होते जाएगा, उतना ही कम होते जाएगा। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन। तो अवनमन कमी को दर्शाएगा, तो उन्नयन किसको दर्शाएगा, बढ़ोतरी को दर्शाएगा, बढ़ोतरी। यानी जब मान बढ़ता है तो उसको कहा जाएगा उन्नयन, और अगर कम हो रहा है तो किसको दर्शा रहा है, अवनमन। ठीक है। इसके बाद है हिमांक का अवनमन, और चौथा हमारे पास में है कौन, परासरण दाब। यानी अणु संकुल धर्म कौन कौन से होते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। यही 4 होते हैं, जिसमें से हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले कौन सा डिस्कस करेंगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपको हम रॉल्स के नियम जब पढ़ा रहे थे, तो उस समय रॉल्स के नियम में क्या बतलाया गया था कि कण जितना ही अधिक वाष्प बनेगा, तो वाष्प अगर ढक्कन ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो जितना ज़्यादा कण वाष्प बनेगा उतना ही वो नीचे की तरफ टकरा कर वापिस आएगा। तो जो कण जितना ज़्यादा नीचे की तरफ आएगा वो उतना ही क्या करेगा, दाब लगाएगा। ये चीज़ बतलाए थे कि जितना ज़्यादा कण वाष्पशील होगा उतना ही ज़्यादा वो दाब लगाएगा। लेकिन अगर क्या करते हैं, इस विलयन में जब वह शुद्ध है, तो ये हमारे पास में शुद्ध हो गया विलायक। अब इसमें कोई कण डालते हैं, और जो कण डाल रहे हैं वह वाष्पशील हो ही ना। अगर वाष्पशील नहीं है मतलब कि वह वाष्प नहीं बनेगा। जैसे कि हम जल है, यहाँ पर जल है, और जल में हम किसको डाल दिए, यहाँ पर ये रेड वाला जो है वो किसको डाल दिए, NaCl, नमक के कण को डाल दिए। अब अगर नमक के कण को डालेंगे तो नमक तो वाष्पशील होता नहीं है, तो अब नमक वाष्प नहीं बनेगा ना, अपने तो नहीं बनेगा। जल वाष्पशील होता, जल वाष्प बन रहा था, लेकिन नमक के कण वाष्पशील नहीं थे, तो ये वाष्प नहीं बनेंगे। अब अगर नहीं बनेगा तो ये कण इसी में रहेंगे, जल में ही।
अब ये क्या करेंगे कि ऊपर की तरफ अगर हो जाएंगे तो अब ये वाष्प जो पहले बन रहा था अब उतना ही ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा, यानी पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बारे में हम रॉल्स के नियम में भी चर्चा किए थे कि क्या होता है, विलायक में कोई कैसा पदार्थ डाल दिया जाता है, अवाष्पशील मिला दिया जाता है, तो जो एक विलयन बनेगा, क्योंकि एक विलायक है इसमें एक पदार्थ डाल दिए, जैसे NaCl डाल दिए, तो ये एक क्या बन गया, विलयन। समझ में आया इतना बात। अगर ये जो विलयन बनेगा अब इसका वाष्प दाब, यहाँ का जो वाष्प दाब होगा पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। यानी देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ पर ये वाष्प निकल रहा है तो यहाँ पर ये जो वाष्प दाब होगा इसके कारण होगा, लेकिन जब इसमें अब ठोस के कण डाल दिए तो ये यहाँ पर इकट्ठा हो गए, तो अब इतना उड़ उड़ के जा पाएगा नहीं, अब उतना वाष्प नहीं बनेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर अब वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में कम हो जाएगा। तो विलयन का वाष्प दाब कम होता है किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में। समझ में आ गया। कब, जब अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तब, यानी कि अगर वाष्प बनेगा ही नहीं तो पहले से कम होगा ही ना। तो इसको अगर हमको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कितना कम होगा अगर बात करेंगे तो लिखेंगे वाष्प दाब में कमी, कि कितना कम हुआ है, इसको दर्शाएंगे कौन से, डेल्टा पी से। तो पहले अगर कमी को दर्शा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम कमी को दर्शाएंगे किसी को भी तो उसमें कमी का मतलब कि यहाँ पर जो है पहले का दाब जो लग रहा है ये हो गया P1 नॉट, शुद्ध है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, और बाद में इसका दाब हो गया है मान लीजिए P1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये कितना हो जाएगा, तो देखिए कमी को दर्शा रहे हैं तो डेल्टा का मतलब परिवर्तन, और कितना कम हुआ है तो कम, अगर मान लीजिए जैसे कि आपका लंबाई तो कम होता नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक बाल्टी में 10 लीटर पानी जल है, 10 लीटर जल है और गिरकर बाद में कम हो गया 8 लीटर, तो कितना कम हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले कितना था और बाद में कितना हुआ है उसको घटा देंगे तो निकल जाएगा ना कि कितना कम हुआ है। तो वैसे ही हमको वाष्प दाब में कमी निकालना है, तो पहले कितना था, पहले है हमारे पास में P1 नॉट और बाद में कितना है P1, तो P1 नॉट माइनस क्या कर देंगे Pu, तो यहाँ पर हमको क्या निकल के आ जाएगा कि कितना वाष्प दाब पहले की तुलना में कम हुआ है। समझ में आ गया बात, कि वाष्प दाब पहले की तुलना में कितना कम हुआ है, तो पहले कितना था उसको घटा दिए अब में से, तो यानी कि P बराबर हो गया P1 नॉट माइनस P1। इतना समझ में आ गया बात। अब हमको अगर रॉल्स का नियम यूज करेंगे, रॉल्स का नियम पढ़े हैं, रॉल्स का नियम तो छोड़िए अभी 1 मिनट के लिए, ये हम जो निकाले हैं वाष्प दाब में कमी निकाले हैं, कमी को एक और शब्द से जाना जाता है अवनमन, यानी वाष्प दाब में अवनमन का मान, अवनमन का मान कितना होगा, डेल्टा P बराबर P1 नॉट माइनस P, ठीक है। हम और पतला कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो वाष्प दाब में कमी तो निकाले, लेकिन हमको वाष्प दाब में कमी नहीं चाहिए, वाष्प दाब में क्या चाहिए, आपेक्षिक कमी चाहिए। अगर आपेक्षिक कमी की बात करेंगे तो हमारे पास में अणुसंग, जब गुणधर्म के बारे में बात की है उसको लेकर चलते हैं। देखिए अणुसंग गुणधर्म जब बात की है इसी समय बताए हैं कि ये क्या होगा, विलयन का कुल कणों का अनुपात किसके साथ में लिया जाएगा, विलय के कणों के साथ, यही ना बात है। वाष्प दाब में अवनमन मतलब कि कमी को अगर बात करेंगे यानी डेल्टा P, तो पहले कितना था P1 नॉट और अभी कितना हो गया है P1, तो कितना कम हुआ, तो P1 नॉट माइनस P1, ये क्या निकाल कर ला दिए, वाष्प दाब में कमी। लेकिन हमको क्या चाहिए था, वाष्प दाब में क्या, आपेक्षिक कमी यानी कि अवनमन। हमको ये चीज़ निकालना है ना कि वाष्प दाब में कितने का कमी हो रहा है आपेक्षिक रूप से। तो आपेक्षिक अवनमन की जब अगर बात करते हैं तो आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, तो देखिए इससे पहले जब अणुसंग गुणधर्म का परिभाषा देखे तभी देखे थे कि विलयन का अणुसंग गुणधर्म बटे में किसका लिखे थे हैं, विलय का, तो ये क्या हो जाएगा P1 नॉट हो जाएगा। अब ये डेल्टा P बटे में P1 नॉट की अगर बात करेंगे तो होगा क्या, यानी कि डेल्टा P बटे में P1 नॉट हो गया। ये तो समझ में आया ना, इन दोनों का अनुपात ही क्या होता है, विलयन का और बटे में किसका, विलय का। तो डेल्टा P बटे में P1 नॉट, तो ये बराबर हो जाएगा, तो डेल्टा P होता क्या है, P1 नॉट माइनस P1 बटे में क्या हो जाएगा, नॉट, ठीक है। अब हमारे पास में अगर बात करेंगे रॉल्स का नियम को अगर हम यूज करेंगे इसमें, देखिए
तो ये हमारे पास में डेल्टा पी बराबर हो गया P1 नॉट माइनस P1। अब क्योंकि डेल्टा पी की जगह पर हम लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 बटे में P1 नॉट। ये आपेक्षिक अवनमन कहाँ से लाए हैं, तो ये बात ही किया गया था कि इन दोनों का क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पर रॉल्स का नियम का यूज करें, ठीक है, तो हम किसका नियम का यूज कर रहे हैं, रॉल्स का नियम। रॉल्स का नियम, अगर रॉल्स का नियम का यूज करेंगे तो रॉल्स का नियम क्या कहता है, इस नियम से P1 बराबर क्या होगा, P1 नॉट इंटू क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा कि P1 का यानी जिसका दाब निकालेंगे उसका हो जाएगा P1 नॉट इंटू x1। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो P1 है इसका मान यहाँ पर रख सकते हैं, यानी कि डेल्टा P बटे में P1 नॉट बराबर क्या हो जाएगा कि ये P1 नॉट तो पहले का था तो अभी भी रहेगा P1 नॉट माइनस P1 नॉट क्या हो जाएगा, x1 बटे में क्या हो जाएगा, P1 नॉट। कोनो दिक्कत? अब यहाँ पर P1 नॉट दोनों में है तो P1 नॉट कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कॉमन हो गया P1 नॉट, तब हो जाएगा 1 माइनस x1 बटे में क्या हो जाएगा, P1 नॉट। कोनो दिक्कत? अब यानी खच से नहीं, P1 नॉट खच से नहीं काट दिए। अब अगर काटेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस x1 किसके बराबर, P1 नॉट, या फिर इसके डायरेक्ट बराबर बात करते हैं, यानी कि ये किसके बराबर हुआ, तो डेल्टा P बटे में P1 नॉट, यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता क्या है, 1 माइनस x1। और क्योंकि अगर द्विअंगी विलयन होगा यानी दुइगो है, एगो x1 है एगो x2, तो 1 माइनस x1 किसको लिखा जाता है, x2 को लिखा जाता है। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, इसी को हम आगे चलते हैं तो क्यों लिखा जाता है, क्योंकि देखिए x1 प्लस x2 का मान कितना होता है, 1 होता है, दोनों का मूल सब जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, तो इधर ही प्लस में तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। यानी कि P1 नॉट माइनस P1 बटे में क्या लिखेंगे, P1 नॉट, ये किसके बराबर हो जाएगा, x2 के। ये एक फार्मूला निकल के आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जब हमको मोल अंश दिया रहेगा, एक का दाब दिया रहेगा और उसका मतलब शुद्ध का दाब दिया रहेगा, बिलियन में दाब पूछ देगा तब यूज करेंगे, या फिर बिलियन में वाष्प दाब दिया रहेगा, शुद्ध का आपको पूछ देता है। ठीक है, तो ये एक फार्मूला होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का। क्या किए हैं, डेरिवेशन को फिर से समझिए। वाष्प दाब का अवनमन मतलब क्या होता है, कमी, 5 नंबर का आता है कमी, यानी कि डेल्टा P, तो P1 नॉट माइनस क्या लिखेंगे, P1 मतलब कि पहले कितना था अब कितना है। इसमें आपेक्षिक अवनमन की अगर बात करेंगे, यानी यहाँ पर एक शब्द नया जुड़ गया है, कौन, आपेक्षिक। तो जब आपेक्षिक अवनमन की बात करेंगे तो बिलियन का और ये पहले का दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक अवनमन। तो यानी डेल्टा P बटे में P1 नॉट, डेल्टा का वाला P1 का मतलब ये वाला मान यहाँ पर रख दिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर रॉल्स का नियम यूज किए तो P1 का मान आया P1 नॉट इंटू x1, यानी P1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, P1 नॉट x1। P1 कॉमन करके कट गया तो यानी 1 माइनस क्या बचा, x1, क्योंकि सभी का मूल अंश का योग 1 होता है तो इधर ही प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 1 माइनस x1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x2। तो ये निकल कर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावा इस फार्मूला को और आगे अगर हम सॉल्व करने की प्रयास करें तो देखिए अभी ये फार्मूला मोल अंश है, x2 का मतलब क्या होता है, मोल अंश ही है ना, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, P1 नॉट माइनस P1 बटे में P1 नॉट हो जाएगा। मोल अंश क्या होता है, अगर दूसरे वाले का पूछा जा रहा है यानी N2, दूसरे वाले का मोल यही होगा, N2 बटे में N1 प्लस N2। मोल अंश होता है जिसका पूछा गया है मोल, उसका मोल बटे में कुल मोल, यानी N2 बटे में N1 प्लस N2। अब इसको अगर आगे करेंगे तो P1 नॉट माइनस P1 बटे में P1 नॉट बराबर, ये मोल है तो मोल को अगर हम चाहेंगे, मोल का भी फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे में अणु भार, तो हम N2 यानी कि, या फिर इसको एक लाइन और हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। पहले देखिए किसके लिए, तनु विलयन के लिए अगर बात करेंगे, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए मतलब कि एक का मूल अंश यानी N2 का विलय का मूल जो होगा पहले की तुलना में अब क्या हो जाएगा, कम, यानी N2 का मान बहुत कम हो गया। कब, जब N1 का मान बहुत बड़ा हो जाए, किससे, N2 से, तो इसका मान बहुत बड़ा हो गया।
और बहुत बड़ा मान में बहुत छोटा मान अगर जोड़ के भी भागा दिया जाएगा तो कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं है, इसीलिए n2 को छोड़ दिया जाता है। तो क्या लिखा जाता है, ये एक एजम्पशन लिया जाता है कि जब कोनो संख्या है, जैसे कि अगर हम भाग कर रहे हैं 10 में अगर हम क्या भाग कर रहे हैं, 1 का भाग कर रहे हैं, या फिर अगर हम 10 में किसका भाग करें, 1.00001 का, दोनों के मान में कोई खास का अंतर पड़ेगा नहीं, क्योंकि इधर वाला मान क्या है, बहुत ही छोटा है। उसी तरह यहाँ पर अगर ये n2 का मान बहुत छोटा होगा तो इसको जोड़ने का कोनो मतलब बनता नहीं है, इसीलिए उसको नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें n2 को नहीं लेंगे तो क्या लिखेंगे, P1 नॉट माइनस P1 बटे में P1 नॉट बराबर n2 बटे में क्या हो जाएगा, केवल n1, क्योंकि n2 का मान क्या है, बहुत ही छोटा है, n1 का मान बहुत ही बड़ा है। तो ये एक फार्मूला निकल कर आता है जब हमको मोल दिया रहेगा तब। और इसी फार्मूला को हम चाहेंगे तो द्रव्यमान के भी पद में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं द्रव्यमान के पद में, वो देखिए, ये है हमारे पास में P1 नॉट माइनस P1 बटे में P1 नॉट। ये तो हो गया हमको वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ये किसके बराबर होगा, इसकी अगर बात करेंगे तो किसके बराबर होगा, देखिए P1 नॉट माइनस P1, ये है n2 बटे में n1, यानी कि मोल है तो मोल का होता है द्रव्यमान बटे में अणु भार, यानी कि W2 बटे में W1, ये लिया जाएगा, सॉरी ये लिया क्या जाएगा, फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे में अणु भार होता है। अब यहाँ पर हमारे पास में द्रव्यमान लिखेंगे किसका, दूसरे वाले का, क्योंकि मोल है, W2 बटे में क्या लिखेंगे, M2, n2 का मान निकल के आया, दूसरे वाले का मोल, पहले वाले का नीचे है तो नीचे में लिखेंगे W1 द्रव्यमान, और ऊपर में क्या हो जाएगा, अणु भार, यानी कि M2। ये हमारे पास में एक फार्मूला फाइनल निकल के आता है। तो जब हमको सवाल जो होगा परीक्षा में अगर पूछता है वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन को लेकर, ठीक है, तो कैसे पूछेगा उसको फिर से देखते हैं। पहले हमको सवाल जो पूछेगा वह कहाँ से पूछेगा, स्टार्टिंग से चलते हैं। देखिए हमको पूछेगा कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से क्या समझते हैं। अगर केवल पूछेगा तो ये परिभाषा लिखेंगे, अगर 5 नंबर में यही पूछता है तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का परिभाषा लिखेंगे। इसके अलावा हम डेरिवेशन करेंगे कि लिखेंगे कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, मतलब कि कमी क्या होता है, तो डेल्टा पी P1 नॉट माइनस P1। अब इसको लेकर हम अवनमन का परिभाषा को एस्टेब्लिश किए हैं। हम रॉल्स के नियम से देखें कि P1 का मान होता है P1 नॉट x1, और क्योंकि P1 का मान होता है P1 नॉट x1 तो हम यहाँ पर P1 के बदले में क्या लिख देंगे, P1 नॉट x1। अगर P1 नॉट x1 अगर लिख रहे हैं, बटे में क्या हो गया, P1 नॉट कॉमन करके कटा दिए तो बचा 1 माइनस x1, और क्योंकि 1 माइनस x1 है तो ये x2 के बराबर हो जाएगा, इसीलिए इसको किसके बराबर कर दिए, x2 के बराबर कर दिए। अब हम इसमें आगे चलेंगे तो P1 नॉट माइनस P1 बटे में P1 नॉट, ठीक है, बराबर x2 हुआ। x2 मोल अंश है, तो मोल अंश फार्मूला होता है जिसका फार्मूला क्या होता है, जिसका मोल अंश पूछा गया है उसका मोल बटे में कुल मोल, तो n2 बटे में n1 प्लस क्या हो गया, n2 हो जाएगा। अब हमारे पास में क्योंकि बिलियन में अगर क्या है कि तनु बिलियन है, तनु का मतलब विलायक की सांद्रता क्या है, बहुत ही कम है, मतलब n2 का मान क्या होगा, बहुत ही कम होगा। जब कम होगा, बहुत अधिक कम होगा, तो P1 नॉट माइनस P1 बटे में P1 नॉट तो है ही। अब ये n1 बटे में n2 बटे में क्या हो जाएगा, n1, इसका मान खत्म कहानी। अब हम क्या करेंगे, जब ऐसे लिखेंगे तो मोल का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे में अणु भार, तो दूसरे वाले का द्रव्यमान बटे में दूसरे वाले का अणु भार, नीचे पहला वाला है तो नीचे पहला वाले का द्रव्यमान बटे में क्या हो जाएगा, इसका अणु भार। यहाँ तक करेंगे हमको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसको क्या करना है, वीडियो को, इसमें मैथ का कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है तो वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, ताकि क्या होगा ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको डाउट होगा तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। इसको एक बार हम कर दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा पूरा को, ठीक है। उसको नोट करने के बाद इसको नोट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का अवनमन, 2 को देखेंगे, ठीक है।